स्थान वो कल करता है। पूरे भारत की सबसे पढ़ी लिखी और इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी के तौर पर बंगाली भाई जाने जाते हैं। बंगालियों के बुद्धिमत्ता, उनकी कार्यकुशलता और उनकी दक्षता सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर में उनका डंका बजता है। इस देश में 3 नोबल प्राइज विजेता पश्चिम बंगाल से आते हैं। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी ये बताने के लिए पर्याप्त है कि पश्चिम बंगाल का इंटेलेक्चुअल क्लास भारत के राजनीतिक मानस पटल पर क्या प्रभाव रखता है और उसकी राजनीतिक सोच क्या है। बंगाल के बारे में एक और खासियत है, राजनीतिक तौर पर यह राज्य और इस राज्य के नागरिक जिसको देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं, बहुमत से कहीं अधिक देते हैं, और जिससे छीनते हैं उसको तबाह कर देते हैं राजनीतिक रूप से। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज इसकी ज्वलंत उदाहरण है पश्चिम बंगाल के भीतर। पश्चिम बंगाल की राजनीति पिछले 10 वर्षों से ममता बनर्जी के इर्द गिर्द घूम रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति को कंट्रोल करने वाली इस कद्दावर नेता, जो कभी कांग्रेस की सबसे ताकतवर नेता पश्चिम में हुआ करती थी, कांग्रेस से अलग होकर ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी बनाई, तृणमूल कांग्रेस, और आज ये पार्टी सत्ता में है लगातार। और वो भी लेफ्ट पार्टीज को उनके गढ़ में हराना, जो माना जाता था कि इस किले को कोई लहर भेद नहीं सकती, ममता बनर्जी ने लेफ्ट पार्टीज को धराशायी करके जीत लिया था। लेकिन अब ममता का किला क्या उतना मजबूत है? ममता बनर्जी का क्या दबदबा उतना है? पश्चिम बंगाल की राजनीति पर दीदी का दबदबा उतना है जितना पहले हुआ करता था? ताजा उदाहरण आपको 2019 के चुनाव में मिलेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी ने खासी बढ़त हासिल कर ली थी, 18 पार्लियामेंट्री सीटें जीतकर। तब से बीजेपी, जितनी उनकी क्षमता है, जितनी ताकत है, बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में झोंक दी है। बीजेपी इस चुनाव को सामान्य चुनाव की तरह नहीं ले रही है। डू एंड डाई, करो या मरो जैसी स्थिति बीजेपी ने वहां उत्पन्न की है। इस प्रकार का आक्रामक प्रचार अभियान, सघन अभियान छेड़ रखा है पश्चिम बंगाल के भीतर। तो क्या ममता बनर्जी के पास बीजेपी की काट मौजूद है? क्या ममता बनर्जी बीजेपी की प्रचार शैली से, राजनीतिक शैली से पश्चिम बंगाल में निपट पाएंगी? और उससे भी बड़ी बात, बंगाली भाई बहन सोच क्या रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है? क्या वो बीजेपी को एक मौका देना चाहते हैं पश्चिम बंगाल के भीतर, या फिर दीदी पर दोबारा से विश्वास करेंगे बंगाल के लोग, बंगाल की जनता, बंगाल के वोटर्स? मूल रूप से राजनीतिक वहां 3 मुद्दे चल रहे हैं। जातीय समीकरण, पॉलिटिकल वायलेंस, क्या सरकार के प्रति कोई नाराजगी की भावना है, और एक मसला इन दिनों और उभर कर सामने आया है, बाहरी बनाम बंगाली। क्या ममता बनर्जी को इससे बढ़त मिल रही है या फिर बीजेपी को इससे लाभ मिल रहा है? 294 विधानसभा सीटों वाली इस राज्य में अगर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो उसके लिए 2022 के चुनाव में मुश्किलें उतनी नहीं होंगी जितनी आज की तिथि में विद्यमान है। लेकिन अगर दीदी का दबदबा पश्चिम बंगाल में कायम रहा तो अगले वर्ष के प्रारंभ में जिन 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है, मुश्किलें बड़ी होंगी। लेकिन बिहार की जीत के बाद, पश्चिम बंगाल में पार्लियामेंट्री सीटें जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो पश्चिम बंगाल की सत्ता में काबिज हो सकती है।
टीएमसी के कई बड़े नेताओं को बीजेपी ने तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल किया। क्या उसका कुछ इंपैक्ट है? क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कोई काम कर रहा है? और उससे भी बड़ी खास बात कि इस देश में सामान्य चुनाव, लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हुए थे, लेकिन बंगाल के चुनाव 8 चरणों में हैं। थका देने वाले चुनाव हैं, बहुत लंबी चलने वाली प्रक्रिया है और 2 मई को काउंटिंग होगी। तो पश्चिम बंगाल क्या चाहता है? आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां गए थे, मालदा में, और उन्होंने कहा कि 2 मई को भारतीय जनता पार्टी यहाँ सत्ता में आ रही है, जो टीएमसी के गुंडे हैं वो तख्ती लगाकर घूमेंगे, और क्या जय श्री राम बोलना गुनाह है, और अब जय श्री राम बोला जाएगा यहाँ पे, ऐसा उनका मत है। यूपी से अखिलेश यादव ममता बनर्जी के साथ हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। यूपी के काफ़ी लोग रहते हैं पश्चिम बंगाल में। बिहार में से कल तेजस्वी यादव गए थे मिलने ममता बनर्जी से, उन्होंने सभी बिहारियों से अपील की कि ममता बनर्जी को वोट करें। कांग्रेस ने भी खुद को वहां पर लो प्रोफाइल में रखा हुआ है, दूसरी तीसरी कतार पर है। बहुत एग्रेसिव कैंपेन कांग्रेस नहीं करना चाहती वहां पे। कारण क्या है कि उनको लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा मुकाबला हुआ तो फायदा बीजेपी को न हो जाए, इसलिए टीएमसी और बीजेपी को ही लड़ने देते हैं। तो मुख्य मुकाबला वहां पर टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। बाकी वहां दर्शक की भूमिका में प्लेयर यही 2 हैं। लेकिन इसे आप भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी उपलब्धि मानिए। जिस पार्टी के पास महज 3 सीटें रही हों लास्ट असेंबली इलेक्शन 2016 में, 3 विधायक उनके हुआ करते थे, और आज अपने आक्रामक प्रचार शैली, अपने राजनीतिक तौर तरीकों और अपनी पार्टी की लोकप्रियता के कारण भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को सामान्य नहीं, छोटी मोटी नहीं, बहुत विशालकाय और चट्टानी टक्कर दे रही है। ममता बनर्जी के सामने केक वॉक नहीं है पश्चिम बंगाल, इजी नहीं है पश्चिम बंगाल। जो पश्चिम बंगाल ने कभी बीजेपी को अपनाया नहीं था, आज बीजेपी की हैसियत वहां पर सत्ता में छीन लेने जैसी हो गई है। तो ये सब राजनीतिक चमत्कार कैसे हुआ? बंगाली भाई बहन क्या चाहते हैं? पश्चिम बंगाल का क्या अभिमत होगा? और पश्चिम बंगाल के लोगों की राजनीतिक सोच क्या है? अहम मुद्दे क्या हैं? हम उस पर आज बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आप कुछ स्टेटमेंट सुने। कि हम लड़ रहे तो तेजस्वी भाई लड़ रहे, अगर तेजस्वी लड़ रहे तो हम लड़ रहे। ये मैसेज बीजेपी को जाना चाहिए कि आप मीडिया को जितना भी फोबिया बनाओ, आप मीडिया के लिए जितना भी आप इंस्ट्रक्शन दो, आप जान लो कि बिहार में भी आप जो किया है फोर्सफुली, बिहार में भी आपको सरकार नहीं टिकेगा, और बंगाल में भी आने वाला दिन में आपका जो मीडिया फोबिया जो बना रहा है कि आप ये सीट मिलेगा, वो सीट मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग पहले गुंडागर्दी करते थे, आज वे लोग अपने गलियों में अपने गले में तख्ती बांध करके चलते हैं कि रहम कर दो। और मैं कह सकता हूं 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बंगाल के अंदर बनेगी तो टीएमसी और कम्युनिस्टों के नाम पर गुंडागर्दी और अराजकता फैलाने वाले गुंडे अपनी जान की भीख मांगते हुए गलियों, अपने गले में तख्ती लेकर के घूमते हुए फिरेंगे। अब प्रचार करने जा रहे केरला, जहां मलयालम भाषा नहीं जानते। प्रचार करने जा रहे हैं बंगाल, जहां बंगाली भाषा नहीं जानते। ओके, तो आज की डिबेट बहुत दिलचस्प होने वाली है बहनों भाइयों, और बड़े गौर से सुनिएगा। बड़ी पॉलिटिकल डिबेट है। मेरे साथ अमित पुरी हैं भारतीय जनता पार्टी से, उमा शंकर पांडे कांग्रेस